शिवपी शर्मा सारथी जी द्वारा रचित कहानी बाद की कैद का दूसरा भाग लेकर मैं पुनः प्रस्तुत हूँ। सीढ़ियों में किसी के उतरने चढ़ने की आवाज आई है। आने वाला ऊपर चढ़ाया है। मामूली नजर उनकी ओर फेंक कर मत्थे पर उतर आए बालों को संभालता बरामदे की तरफ चला गया है। छोटे से आंगन के दो तरफ दो छोटे कमरे हैं। ऊपर बरामदे के पीछे एक कमरा और ड्योढ़ी, नीचे ज्येष्ठ पुत्र और बहू, ऊपर छोटा और वे आप। सिरहाने टूटी तिपाई पर फटे लिहाफ सा ढका हुआ हारमोनियम पड़ा है। धीरे से उठकर हारमोनियम पास रख लेते हैं, झाड़ते पहुंचते हैं, पंखे को खोलने लगते हैं। पंखे का ब्रैकेट सख्ती से जम गया है, अंगूठे के नाखून से भी नहीं खुल रहा। चाकू कहाँ रखा है, सोचने लगते हैं। शायद वास्केट की बाहर की जेब में, परंतु मन को एक और खटका लग जाता है। जब भी हारमोनियम को हाथ लगाता हूँ, इनमें से कोई आकर रोक देता है। इसके बजने को ये शोर और हंगामा कहते हैं। गुस्सा चढ़ाता है। ये सब गधे हैं, नहीं जानते कि संगीत कला कितनी महान है, कितना त्याग करना पड़ता है ग्रहण करने के लिए। उनके जबड़े कस जाते हैं। देखता हूँ क्या कहते हैं। मेरे ही तो मलमूत्र से बने हैं ये। चाकू मिल गया है। चाकू जंगाला हुआ है, खुल नहीं रहा। धोती के पल्लू से पकड़कर खोलते हैं। एक बार दौरे पर गए थे, वहीं से लाए थे। शायद मरी से, नहीं कोहाला से। चाकू के खुलने पर जैसे सारे शरीर की दुर्बलता का गुबार सिर की ओर चढ़ गया है। सिर भारी हो गया है। हारमोनियम के ब्रैकेट में चाकू की नोक फंसाकर झटका देते हैं। उधर पंखा खुल गया है, इधर उंगली कट गई है। लहू के कतरे का आकार बढ़कर पंखे में बैठे सूखे कीड़ों पर टपक पड़ता है। चाकू की नोक को दृष्टि गाड़ कर देखते रह जाते हैं। सोचते हैं इतनी तेज धार नहीं है, उंगली कैसे कट गई। पोट में सरसराहट हो रही है। बाबूजी, इसे रहने दीजिए, ये शोर शराबा मत डालिए, फिर मोहल्ला सिर पर उठा लेंगे। सूबेदार साहब रिटायर्ड हैं, शरीर अभी हृष्ट पुष्ट है, उनके सुख दुख का साझीदार है। उन्हें पुराने भजन और साई मस्त और बुल्ले शाह की काफियां याद हैं। आवाज कुछ खरखरी है और पंचम में भी। गाते क्या हैं, उमड़ घुमड़ कर बरस पड़ते हैं। पड़ोस में दूर तक सब जान जाते हैं कि कोई और नहीं, सूबेदार साहब ही हैं, और वो भी मूड में। बड़ा लड़का हारमोनियम बंद करके तिपाई पर रख देता है और लिहाफ के चीथड़े से ढांप देता है। फिर ये कहता हुआ बाहर निकल जाता है कि कामकाज तो कुछ नहीं है, शोर ही डालेंगे। इधर मेरे दो एक मित्र मिलने आ रहे हैं। मन के अंदर जुड़े हुए कुछ पत्थरों की संख्या बढ़ती जाती है। हर ठोकर पर पत्थर उठाकर अंतस में रख लेते हैं। कुछ जख्मों के निशान मिट चुके हैं, परंतु संसार से पत्थर तो समाप्त नहीं हो सकते। हाँ, वे यदि स्वयं पत्थर भी होते तो इस जीवन से कब के भाग गए होते। मैं कैसा दलित सा जीवन जीने और भोगने पर विवश हो गया हूँ। ये प्रश्न वे हर बात पर स्वयं से पूछते हैं। हर बात जैसे काली स्याही की भरी दावत है जो हिचकोले के साथ गिरकर उनके मन के पन्ने पर बिखर जाती है। उन्हें लगता है मैं शब्द निरर्थक है। उनके 65 के नीचे दबे शरीर की लंबी चौड़ी मशीन में मैं नाम का कोई पुर्जा है जो घिस घिस कर नकारा हो गया है। अब कोई काम नहीं दे सकता। जाने कितने बज गए हैं। वे ताक में पड़ी टाइम पीस की सुइयों को देखते हैं जो गत 2 महीनों से साथ ही बजा रही है। उन्होंने बड़े लड़के से कहा था यह समय नहीं दे रहा। उसने चिल्लाते हुए उत्तर दिया था, दिन में 20 बार आपको चाबी का ध्यान आए आप चाबी दे डालते हैं। अब ये रुकी हुई है तो ठीक है। अंधेरा घना और गाढ़ा हो गया है। खिड़की में से दिखाई देने वाली गली दूर तक अंधेरे के पेट में जा छिपी है। बल्ब का प्रकाश कुछ बढ़ गया है। बल्ब की ओर देखते हैं। फिर ताकचे में पड़ा मैली कुचैली जिल्द वाला ग्रंथ उठा लेते हैं, परंतु
पढ़ा नहीं जा रहा। ऐनक उतार कर घड़ी साज की भांति फोकस बनाकर अक्षरों को ढूंढने लगते हैं। अंतस में फिर कांच का टुकड़ा टूटकर चुभने लगता है। बड़ा या छोटा लड़का जब भी उन्हें पुस्तक हाथ में लिए देखता है तो तेजी से उनकी ओर आकर पुस्तक छीनकर बंद करता हुआ चिल्लाता है, हर समय किताबों में सिर दिए रहते हैं। क्या मतलब है जी? आपको अब कहीं पाठशाला जाना है, न ही किसी परीक्षा में बैठना है। परंतु ऐसा होता नहीं। घूंघट निकाले उनकी बहू गीता खड़ी है, शायद रोटी के लिए कह रही है। यही ले आओ बेटा, वे कह देते हैं। रोटी का विचार आते ही गले में कुछ अटक जाता है, बांध सा बन जाता है, पेट भर जाता है। शायद तारकोल है या कोयले हैं। विचारों के नाग फिर फन फैला देते हैं। ये लोग मुझे अपनी दया का पात्र समझते हैं। नहीं, लोक लाज रखने के लिए खिलाते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं। ये मुझे ये जताना चाहते हैं कि आपकी 40-50 की पेंशन तो आप ही पर खर्च हो जाती है। हम चाहें तो आप जैसी बीसियों को रोटी खिला सकते हैं। खाने लगते हैं तो तोड़ा हुआ निवाला हाथ ही में रह जाता है। मेरा कहना नहीं मानते, बात सुनते नहीं, बात पूछते तक नहीं, चिढ़े से रहते हैं। ऐसी रोटी तो विष के बराबर है। 2 रोटियां खाकर हाथ धोने लगते हैं तो थाली में बची 2 रोटियों को देखकर हल्का सा भय पनप जाता है। अभी शोर पड़ेगा कि रोटी छोड़ देते हैं। भूख कम हो तो पहले सुना देना चाहिए था। 2 ही पकाया करें उनके लिए। आटा कितना मुश्किल से मिलता है। धड़कते दिल से थाली में से 2 रोटियां उठाकर तकिए में पुस्तक के पीछे छुपा देते हैं। खा पीकर उनको टहलना पड़ता है। कमरे में टहलने लगते हैं। गीता आकर बर्तन ले जाती है। फिर कुछ देर नीचे आंगन में लड़खड़ाहट होती रहती है। कुछ ही देर टहलकर वे थक जाते हैं, बैठ जाते हैं। लगता है टांगों की थकान अपनी है और उन पर लदा हुआ शरीर का बोझ पराया है। बाबूजी, आपकी चिट्ठी। बड़ा लड़का सामने खड़ा है। वे चिट्ठी की ओर देखते हैं। पहले ही से लिफाफा खुला है, शायद सब पढ़ चुके हैं। पढ़कर सुना दो। आप ही की है, स्वयं पढ़ लीजिए। वे बल्ब की ओर देखते हैं, फिर मुस्कुरा कर कहते हैं, मुझसे नहीं पढ़ी जाएगी। पढ़ना क्या है? बड़ा लड़का पत्र की तह बनाकर तख्तपोश पर रख देता है। तृप्ति आ रही है। वे खिल उठते हैं। तृप्ति उनकी बड़ी लड़की है। वह कहीं भी हो अपने बाबूजी को नहीं भूलती। तृप्ति, मेरी बेटी आ रही है। व्यंग भरी मुस्कान के साथ बेटा उन्हें घूरता है, फिर कड़े शब्दों में कहता है, हाँ वही तो है जो आपकी सेवा कर सकती है, वो आ रही है। धीरे धीरे चुप्पी हर वस्तु को निगल रही है। बल्ब बुझा देते हैं। ताकचे में से रोटियां उठाकर गली में फेंक देते हैं। बाईं करवट खिड़की की ओर मुंह कर लेट जाते हैं। सिर के नीचे हाथ रखने लगते हैं तो कटी उंगली का सोया हुआ दर्द जाग जाता है। दृष्टि निरंतर आकाश के चौकोर टुकड़े पर जमी रहती है। एक धुंधला तारा दृष्टि के घेरे में आ जाता है। बहुत धुंधला है। उन्हें लक्ष्मी की याद आ जाती है, जैसे उसी की स्मृति धुंधली होकर चमक रही है। बड़बड़ाते हैं, कितनी स्वार्थी निकली, कहती थी आपके कंधों पर जाऊंगी, चली ही गई। दृष्टि धुंधला गई है। तारा लुप्त हो गया है। चारों ओर तारकोल पुत गया है। जाने कितने बजे हैं? उनकी आंख लग रही है। टाइम पीस का डायल चमक रहा है। उस पर इस समय भी 7 बजे हुए हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी बाद की कैद।